हेलो बच्चों। तो मैं हूं भूपेन कोच। कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बच्चों ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको आज हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है इसको समझने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं। जैसे कि मान लीजिए इम्यून सिस्टम। तो बच्चों आप लोगों को तो पता होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कैपेबिलिटी होता है। कौन सा कैपेबिलिटी होता है जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब ये दो चीजों के बीच में रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक हो गया सेल्फ और दूसरा हो गया नॉन सेल्फ, ठीक है ना। नॉन सेल्फ में जैसे कि हम लोग एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, जो चीजें हमारे बॉडी में बाहर से आती हैं, ठीक है ना। मेनली मोस्ट ऑफ द पैथोजन जैसे कि वायरस हो गया आपका या फिर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर हम लोग जनरलाइज व्यू पैथोजन मान ले हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है या फिर किसी भी रूट के थ्रू हमारे बॉडी के किसी पार्ट में पहुंच जाता है, तो हमारे बॉडी के कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। वो सेल्स किसका पार्ट होते हैं बच्चों? इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए या फिर टी हेल्पर सेल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे जो है नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारे बॉडी का सेल नहीं है या फिर हमारे बॉडी का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम? इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद नॉन सेल्फ के अगेंस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज है अल्टीमेटली जाके ये जो आपके नॉन सेल्फ है इनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या रहता है? सेफ रहता है आपका, ठीक है ना। अगर हम लोग अगली बात करें, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ को भी पहचान सकता है। मतलब ये हमारे बॉडी का कौन सा सेल है, हमारे बॉडी का सेल से सेक्रेट होने वाला प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इन सबको ये क्या कर सकता है? आपका रिकॉग्नाइज कर सकता है और उनके अगेंस्ट कोई भी मतलब कि उनके अगेंस्ट कोई भी आपका एंटीबॉडी बनाया नहीं जाता है, ठीक है ना। और ये सारे हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल बात। जब वो नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और उसको बॉडी से क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता या फिर सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, तब आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है बच्चों? जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो उनके अगेंस्ट वो क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज है धीरे धीरे हमारे सेल को या फिर हमारे सेल से सेक्रेट होने वाले प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और इसी कंडीशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दिस कंडीशन इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो का मतलब ही होता है बच्चों सेल्फ, ठीक है ना। तो हमारा जब इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्फ के सेल्स वगैरह को या फिर उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है बच्चों पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 6 to 7% जो अपने इंडिविजुअल्स है उनमें ये पाया जाता है आपका, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के एग्जांपल देके रखे हुए हैं, तो उन एग्जांपल्स को हम लोग क्या करेंगे अभी थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो हमारा पहला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा दैट इज योर मायस्थीमा ग्रेविस। ओके, तो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, कैसा डिसऑर्डर है ये। So this is the first disorder, that is the myasthenia gravis. Okay, तो ये जो मेनली जो डिसऑर्डर होता है बच्चों ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर। क्या होता है हम लोग देखते हैं। सो इट इज डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
जंक्शन का मतलब जैसे कि आपको पता होगा जहां पर दो चीजें आके आपस में मिलती हैं बच्चों, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर मतलब जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आप लोगों ने जब देखा होगा कि जो स्केलेटल मसल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा हम लोग मसल का बंडल यहाँ पर मैंने रफली ड्रॉ किया है। तो ये मसल अल्टीमेटली एक्साइट कब होगा, ये मसल अल्टीमेटली एक्साइट तब होगा जब यहां पर आपका क्या आएगा, एक मोटार नर्व आएगा, वन मोटार नर्व विल बी कमिंग एंड इट विल बी एक्साइटिंग दिस मसल। और ये जब मोटार नर्व आके इस मसल को कैसे आपका एक्साइट करेगा, ऑब्वियसली इट विल बी रिलीजिंग सम केमिकल्स हियर, और ये जो केमिकल्स रिलीज करेगा, केमिकल का नाम क्या है बच्चों, द नेम, सो दिस इज द, इसको हम लोग मोटार एंड प्लेट भी कहते हैं, दिस इज द मोटार एंड प्लेट, या फिर आप लोग इसको सिंपली क्या कह सकते हो, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहीं पर ये आपका क्या रिलीज होता, देखो ये है न्यूरॉन, ये है अपना मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरॉन आया, न्यूरॉन ने क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने के कारण अल्टीमेटली इसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म चलेगा, सार्कोलेमा डीपोलराइज होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा और अल्टीमेटली जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा आपका, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं खाली, अब एसिटाइल कोलिन को सेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होना पड़ेगा आपका, देयर शुड बी रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन इन दिस मसल, ओके। तो ये जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन को रिसीव करता है, उसके बाद ही जो है आपका अगला प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। अब मायस्थीमा ग्रेविस में बच्चों क्या होता है, यहां पर एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन जाती है, एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, मतलब कि ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है बच्चों। वैसे तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या हमारे सेल के ही प्रोडक्ट है कि नहीं। अब इनको जो है हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। और ये सारे के सारे जो आपके क्या है, जितने भी आपके यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जब मोटार नर्व आपका इंपल्स लेके आएगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा, लेकिन उसको सेंस करने के लिए उसका रिसेप्टर वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज इट हैज बीन destroyed, okay, so this acetylcholine receptors are destroyed, ठीक है। और इसके डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होगा, आपका जो मसल है उसका मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या फिर मसल, ये स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्केलेटल मसल फंक्शन स्टॉप्स। तो बच्चों एक जब मसल का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा तो धीरे धीरे मसल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वीकनिंग ऑफ द मसल विल बी देयर एंड अल्टीमेटली जो मसल है वो डीजेनरेट होने लगेगा, या फिर आप कह सकते हो उसमें पैरालिसिस आ गया, ठीक है ना। तो डीजेनरेशन ऑफ मसल। तो ये हमारा पहला क्या हो गया बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहला जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दिस इज द मायस्थीमा ग्रेविस। ये कहां का डिसऑर्डर है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बच्चों क्या है, नॉर्मल केस में क्या होता है, मोटार नर्व आया, इंपल्स लेके आ रहा है कैरी करके, इंपल्स को वो ट्रांसमिट कैसे करेगा मसल में, बाय रिलीजिंग अ केमिकल कॉल एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है अपना। उसको सेंस करने के लिए कौन है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है, जिनको डिस्ट्रॉय कर देता है अपना कौन, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम ही बना रहा है। हालांकि नॉर्मली ये बनाता नहीं है, लेकिन अब एबनॉर्मल कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है तो ये बना देगा। अब ये जो आपके क्या है, दिस रिसेप्टर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, और रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होगा, आपका मसल अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मसल एक्साइट नहीं हो पाएगा, तो मसल विल अल्टीमेटली लॉस्ट इट फंक्शन, अपने फंक्शन को खो बैठेगा एंड डिजेनरेशन ऑफ मसल विल बी देयर, ओके, ठीक है। तो ये समझ गए। अगला जो है हम लोग यहाँ पर डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं बच्चों, ओके। तो हमारा जो अगला
डिसऑर्डर है दैट इज अ पर्निशियस एनीमिया। ठीक है ना, जानने की कोशिश करेंगे अभी अगला डिसऑर्डर क्या है। Our next disorder is pernicious anemia। एनीमिया टर्म तो आप लोगों को पहले मिला है, ठीक है, सुने भी होंगे इसके बारे में। एनीमिया का मतलब होता है क्या, ब्लड की कमी, मेनली आरबीसी की कमी, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर चलो ठीक है नॉर्मल सी बात करेंगे। यहां पर हमारे स्टमक में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। उस सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल, ठीक है ना, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल। तो ये ऑक्जेंटिक सेल क्या क्या सेक्रेट करते हैं बच्चों, थोड़ा याद कीजिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर। दे सेक्रेट HCl प्लस केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। दो चीजें ये लोग क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, पैराइटल सेल या फिर आपका ऑक्जेंटिक सेल। ये जो केस्टल्स HCl का फंक्शन पता है, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसका क्या फंक्शन है, ये केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्लियर। स्टमक में क्या है, ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल क्या सेक्रेट कर रहा है, HCl, और क्या सेक्रेट कर रहा है, केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एंड दिस विटामिन B12 is used in the maturation or development of RBC. So it is used in the maturation and development, एक ही बात है, चलो, maturation of RBC, या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ RBC, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर RBC, ठीक है ना। तो ये बॉडी का सिंपल सा मैकेनिज्म है, ओके। हमको विटामिन B12 की जरूरत इसीलिए होती है। अब यहां पर पर्निशियस एनीमिया में जो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके। मैंने कहा था ना कि जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, आइदर जो एंटीबॉडी बनते हैं हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट बनते हैं, या फिर हमारे बॉडी के जो भी प्रोडक्ट है जैसे कि रिसेप्टर वगैरह हो गया, या फिर उन सेल से सेक्रेट होने वाले जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। तो स्टमक में अब पर्निशियस एनीमिया में क्या होगा, स्टमक में जो केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट हो रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा, और वो एंटीबॉडी जाके क्या करेगा, इस केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। अब केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर अगर डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। कहां से होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन से, ठीक है ना। तो केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक में रिलीज हो रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसके कारण इंटेस्टाइन से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आरबीसी का मैच्योरेशन या फिर उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आरबीसी की कमी होगी पर्सन को, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज योर पर्निशियस एनीमिया। सो दिस इज आवर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्लियर, समझ गए, ओके। तो अगले वाले को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो बच्चों से बड़ा आसान है, खाली आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देके सुनना है, ठीक है ना। और इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंडिया में ये आपका बड़ा कॉमन भी है, रूमेटिक आर्थराइटिस, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, रूमेटिक आर्थराइटिस। सबसे पहले आप लोगों को जानना है, ये जो वर्ड है आर्थ, ये वर्ड आया है आर्थ मतलब जॉइंट्स, जिसके आर्थ्रोपोडा कहते हैं ना हम लोग, जॉइंटेड अपेंडेजेस है ना। तो अर्थ वर्ड आया है आपके जॉइंट से। टाइटिस का मतलब होता है पेन, ओके। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स का पेन, ओके। और ये जॉइंट्स का पेन कैसे हो रहा है बच्चों, चलो यहां पे लिखते हैं जॉइंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन या फिर पेन।
इन्फ्लेमेशन और पेन, है ना इजी। ओके, रूमेटॉइड का नाम क्यों? अब जॉइंट्स में पेन हो रहा है या फिर जॉइंट्स का क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसके कारण? एक फैक्टर है जिस फैक्टर का नाम है रूमेटॉइड फैक्टर। रूमेटॉइड फैक्टर ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम। तो क्या होता है, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है बच्चों, यहां पर क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो एक तरह का जो फैक्टर है रूमेटॉइड फैक्टर, इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। रूमेटॉइड फैक्टर क्या है? एक तरह का ये एंटीबॉडी ही है। कौन सा एंटीबॉडी है? आईजीएम, मतलब आईजीएम की तरह। ओके, तो ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जॉइंट्स में पेन होगा या फिर स्वेलिंग होगा। कैसे होगा? देखो बच्चों, क्लास 11 में फिर से जब लोकोमोशन एंड एब्जॉर्प्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़े थे, तो वहां पर आपने टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ा होगा। वहां पर एक जॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था साइनोवायल जॉइंट्स, याद आ रहा है? साइनोवायल जॉइंट्स क्या था, थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो मान लो कि ये नी का ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एक बोन हो गया, दिस इज वन बोन, ओके, एंड यहां पर इसका एक और आर्टिकुलेटिंग सरफेस मिल जाएगा आपको दूसरे बोन का, लाइक दिस यू विल बी गेटिंग अनदर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो रफ डायग्राम है, ठीक है ना। चलो, ये एक और बोन हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है वो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स के सरफेस पे बच्चों क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ताकि जब दोनों बोन के बीच में मूवमेंट हो तो ये जो बोन का जो सरफेस है वो क्या रहे बच्चों, सेफ रहे। ओके, तो उनके बीच में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कार्टिलेज का एक कवरिंग देखने को मिल जाएगा। इट इज हैपेंड इन द लॉन्ग बोन्स। ओके, ठीक है, थोड़ा सा गैप रखा है मैंने ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, अब यहां पर यू विल बी गेटिंग द साइनोवायल कैविटी। आपको यहां पर साइनोवायल कैविटी देखने को मिलेगा। दिस इज द साइनोवायल मेम्ब्रेन है, ओके, ये साइनोवायल मेम्ब्रेन है और ये साइनोवायल कैविटी हो गया। और बाहर की तरफ आपको यू विल बी गेटिंग द लिगामेंट्स जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, दीज आर द लिगामेंट्स। ये आपको लिगामेंट्स मिल गए, ठीक है ना। लेबलिंग करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये है लिगामेंट्स जो बोन टू बोन कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द साइनोवायल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, साइनोवायल कैविटी। सो दिस वन इज योर साइनोवायल कैविटी। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर इस डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये जो रूमेटॉइड फैक्टर बना है, इस फैक्टर के कारण जो आपका क्या है, ये जो साइनोवायल मेम्ब्रेन है, इसमें इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। साइनोवायल जो मेम्ब्रेन है वो क्या होने लगेगा, स्वेल्ड अप होने लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अफेक्ट्स द साइनोवायल मेम्ब्रेन। किस तरह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवायल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, एक तो साइनोवायल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया, और दूसरा जो आपका होने वाला है कि जो ये जो फ्लूइड होता है, साइनोवायल कैविटी में फ्लूइड भरा होता है बच्चों। ये फ्लूइड भरा इसीलिए होता है ताकि यहां पर जब दो बोन्स मूव करे आपका, तो यहां पर आपका क्या हो, एक फ्रिक्शनलेस मीडियम मिले। तो फ्लूइड हेल्प करता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द बोन्स, ठीक है। अब ये चेंबर जो होता है, छोटा सा चेंबर होता है। अब ये जो आपका जो क्या हो गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, जिसके कारण सबसे पहले रूमेटॉइड फैक्टर के कारण जो है इन्फ्लेमेशन हो गया है अपने साइनोवायल मेम्ब्रेन का। सेकंड, ये जो साइनोवायल मेम्ब्रेन है और ज्यादा फ्लूइड सेक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो मोर सेक्रेशन ऑफ या फिर मोर प्रोडक्शन ऑफ साइनोवायल फ्लूइड। अब साइनोवायल फ्लूइड का अगर ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए बच्चों, वैसे ही ये छोटा सा चेंबर है, यहां पर अगर और ज्यादा अगर हमने क्या भर दिया, फ्लूइड भर दिया, तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। और इसी के कारण, इन्हीं दोनों फैक्टर्स के कारण आपका क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड पेन
पेन होने लगता है आपका, ठीक है ना। अगर इनको अनट्रीटेड करके छोड़ दिया गया, मतलब इनका ट्रीटमेंट ना हुआ, तो फर्दर क्या होगा। मान लो कोई पर्सन है, उसका पेन हो रहा है जॉइंट्स में, उसने छोड़ो ठीक है यार अपने आप ठीक हो जाएगा, छोड़ दिया वैसे ही, फर्दर अब और ज्यादा इफेक्ट होने लगेगा। कैसा इफेक्ट, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करने लगेगा आपका, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करने लगेगा। दिस मेम्ब्रेन विल बी नाउ फर्दर प्रोड्यूसिंग सर्टन ग्रेन्यूल्स, और इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, पेनस। दिस ग्रेन्यूल्स आर नोन एज योर पेनस, ठीक है ना। तो इफ रिमेन अनट्रीटेड, ओके, granule formation occurs, granule formation take place, जिनको हम लोग कहते हैं पेनस, ओके। और ये ग्रेन्यूल का प्रोडक्शन कहां पे होता है बच्चों, साइनोवाइल मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन अब ये जो पेनस है, ये धीरे धीरे यहां से डिसेंड डाउन करने लगेंगे, दे विल बी डिसेंड डाउन, ओके, यहां से डिसेंड डाउन करने लगेंगे, और ये जो कार्टिलेज था बच्चों, इस कार्टिलेज के ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे। अब जब ये कार्टिलेज के ऊपर ये ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट होने लगेंगे, जब दो बोन यहां पर मूव करेंगे, जब दो बोन मूव करने लगेंगे, तो ये जो कार्टिलेज है ये वेयर एंड टेयर होने लगेगा, मतलब कार्टिलेज अब यहां से खुदर खुदर के निकलने लगेगा, इरोजन होने लगेगा, क्योंकि अब सतह जो है वो खुरदरी हो चुकी है। किसके कारण, क्योंकि यहां पर जो पेनस जो ग्रेन्यूल है वो डिपॉजिट होने लगा है, ठीक है। तो बोन्स के ऊपर इरोजन होने लगेगा, और अल्टीमेटली इसके ऊपर जो फाइब्रस टिश्यू होगा बच्चों, उनका ऑसिफिकेशन होने लगेगा, ओके। तो फाइब्रस टिश्यू का अल्टीमेटली यहां पर ऑसिफिकेशन हो जाएगा, और ये जो जॉइंट्स है इनका जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली इन सीवियर केसेस ऑसिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू occurs and locomotion stops। तो ये हो गया एकदम रोमेटॉइड आर्थराइटिस का सीवियर केसेस हमने डिस्कस किया। स्टार्टिंग में चलो एक बार दोबारा से सारा प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका क्या हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड का मतलब क्या हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है यहाँ पर एक फैक्टर बना रहा है, जिस फैक्टर को हम लोग क्या कह रहे हैं, रूमेटॉइड फैक्टर। किसके अगेंस्ट बना रहा है, हमारे बॉडी के अगेंस्ट बना रहा है, हमारे बॉडी के किसको टारगेट कर रहा है, साइनोवाइल मेम्ब्रेन को टारगेट कर रहा है। तो सबसे पहले साइनोवाइल मेम्ब्रेन में क्या आना स्टार्ट होगा, स्वेलिंग आना स्टार्ट होगा, और साइनोवाइल मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड ज्यादा बना देगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, उस एरिया में साइनोवाइल जो भी आपका कैविटी है उसमें प्रेशर बढ़ेगा, और जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या आने लगेगा, थिकनिंग, मतलब मेम्ब्रेन थिक होने लगेगा, उसमें स्वेलिंग आएगा, फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, ओके। और नेक्स्ट अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो अगला क्या होगा आपका, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, पेनस। रिमेंबर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पेनस अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जो यहाँ पर कार्टिलेज का जो कवरिंग था, जो वैसे प्रोटेक्टिव होता है, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगेगा, और उसके कारण क्या होगा बच्चों, उसके कारण जब ये दो सरफेस मूव करने लगेंगे तो इनके बीच में वेयर एंड टियर होगा, कार्टिलेज का इरोजन होगा, ओके। फर्दर आपका क्या होने लगेगा, पर ऑसिफिकेशन होने लगेगा जो भी फाइब्रस टिश्यू है, और अल्टीमेटली लोकोमोशन बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो अगला जो है हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहां पर डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला जो हमारा यहां पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा वो है हैशिमोटोस डिजीज, ओके। बच्चों हैशिमोटोस डिजीज में जो यहां पर अपने बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होता है, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड, ओके। अब थायराइड ग्लैंड का जो एनाटॉमी है वो हम लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा था। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, विल बी गेटिंग द थायराइड फॉलिकल्स,
और क्या मिलेगा आपको, पैराफॉलिकुलर सेल्स, है ना। ये जो थायराइड फॉलिकल्स है या फिर जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ये दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन्स, है कि नहीं। तो ज्यादातर आपका जो थायराइड फॉलिकल्स है ये क्या रिलीज करते हैं, T3 या फिर T4 रिलीज करते हैं, है कि नहीं। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं बच्चों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, टेल मी इन कमेंट्स, देखते हैं आप लोगों को रिवीजन है कि नहीं। तो जो थायराइड ग्लैंड्स है, अब इसके अंदर हमने एनाटॉमी में क्या देखा, इसमें थायराइड फॉलिकल्स है एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स है। थायराइड फॉलिकल दो तरह का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नॉर्मल बॉडी का जो है प्रोसेस चल रहा है। और थायराइड ग्लैंड जो है या फिर आपका जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के, ठीक है ना, ये किसमें हेल्प करे, बॉडी के बीएमआर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें एनर्जी कंजम्पशन वगैरह एवरीथिंग रेगुलेट किया जाता है आपका, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, हैशिमोटोस डिजीज में यहां पर एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स के अगेंस्ट आपका यहां पर क्या बन जाता है बच्चों, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब थायराइड फॉलिकल के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो थायराइड फॉलिकल क्या नहीं बना पाएगा बच्चों, हार्मोन नहीं बना पाएगा। देन अल्टीमेटली द पर्सन विल सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि हाइपो मतलब कि कम मात्रा में या फिर वेरी मिनिमल अमाउंट में हार्मोन का सेक्रेशन होना स्टार्ट होगा, और पर्सन में जो बीएमआर या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे, डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर हैशिमोटोस डिजीज। अगला हम लोग यहाँ पर डिजीज डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट डिजीज। तो अगला जो हमारा यहाँ पर डिजीज होगा बच्चों, दिस इज अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये, व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आवर नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बड़ा आसान है बच्चों। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं आर अगेंस्ट माइलिन सीट। ओके, माइलिन सीट कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, जो हमारा न्यूरॉन होता है। दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसमें माइलिन सीट प्रेजेंट होता है ना। उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, उसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस इंसुलेशन। वो इंसुलेशन प्रोड्यूस करने, इंसुलेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ड्रॉ करते हैं रफली, ठीक है ना। से दिस इज आवर न्यूरॉन, ओके। ये रफली हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं खाली। तो ये आपके डेंड्राइट्स वगैरह हो गए, दिस आर द डेंड्राइट्स सेल बॉडी, और यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, दिस आर द माइलिन सीट, ठीक है ना। अब इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, जो माइलिन सीट है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और इनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है। अब माइलिन सीट किसमें हेल्प करता है आपका, जो नर्व इंपल्स का प्रोपोगेशन था आपका थ्रू माइलिन सीट, टर्म क्या था, सॉल्टेटिव प्रोपोगेशन, जो फास्टेस्ट प्रोपोगेशन होता है, तो उसमें हेल्प करता है। अब जब माइलिन सीट यहां से डिजेनरेट हो गई तो आपका जो न्यूरॉन होगा वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा। अल्टीमेटली ऐसे न्यूरॉन से जो नर्व फाइबर बना होगा वो भी नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा किसमें होता है बच्चों, इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। एक और बात मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, जो माइलिन सीट होता है इसका सेक्रेशन कौन करता है। नॉर्मली हमारा अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखे तो यहाँ पर स्वॉन सेल सेक्रेट करेगा माइलिन सीट को, और अगर हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वहां पे माइलिन सीट कौन सेक्रेट करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, माइलिन सीट का डिस्ट्रक्शन होगा, कैसे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे। ओके, सो दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक और देखते हैं हम लोग,
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अगला जो हमारे यहां पर एग्जांपल है, दैट इज योर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में बच्चों क्या होता है, यहां पर जो एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। बीटा सेल का तो फंक्शन अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। बीटा सेल का फंक्शन क्या है बच्चों, इट प्रोड्यूसेस और सेक्रेट्स इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन होता है ये हमारे बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन किसमें हेल्प करेगा बच्चों, इंसुलिन विल बी हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल। वो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करेगा और सेल्स का परमेबिलिटी बढ़ाएगा फॉर ग्लूकोज, ताकि सेल्स को भी एनर्जी मिले, ठीक है। अब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका क्या हो रहा है, जो एंटीबॉडीज हैं, देखो डायबिटीज जो होता है वो बहुत अलग अलग रीजन से भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है डायबिटीज, सॉरी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जहां पे एंटीबॉडीज बन रही है हमारे बीटा सेल्स के अंदर, सॉरी जहां पर एंटीबॉडीज बन रही है किसके अगेंस्ट, हमारे बीटा सेल के अगेंस्ट। ओके, और जिसके कारण आपका क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण आप पर्सन किन किन चीजों से सफर करेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब कि पर्सन के ब्लड में जो है ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ओके, अब पर्सन के ब्लड में जब ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहेगा मतलब क्या होगा, पर्सन बार बार थक जाएगा, उसको काम करने का मन नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो ग्लूकोज उसके सेल्स में नहीं जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। सेकेंड क्या होगा, वही है टायर्डनेस, जैसे कि मैं बोल रहा था, ठीक है। फिर क्योंकि पर्सन जो है बार बार यूरिनेशन करने के लिए जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि किडनी क्या करेगा, जो भी एक्सेस आपका ब्लड में क्या है ग्लूकोज है उसको बाहर निकालेगा, तो यूरिन के साथ भी ग्लूकोज बाहर जाएगा। ओके, तो पर्सन विल सफर फ्रॉम पॉलीयूरिया। ओके, और बार बार टॉयलेट जाने के कारण क्या होगा, पॉलीडिप्सिया। ओके, तो पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है बच्चों, प्यास का बढ़ना। तो यहां पर जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दैट इज द आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यहां पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो एंटीबॉडी बनेगा वो किसके अगेंस्ट बनेगा, पेनक्रियास के बीटा सेल्स के अगेंस्ट बनेगा। अब बीटा सेल क्या नहीं बना पाएंगे, इंसुलिन, तो उसके कारण क्या होगा, पर्सन को हो जाएगा डायबिटीज, उसके ब्लड में जो शुगर का लेवल है ज्यादा रहेगा, दैट इज द हाइपरग्लाइसीमिया, बार बार थक जाएगा क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिनेशन करेगा वो, बार बार टॉयलेट जाएगा और टॉयलेट के साथ उसका फिर यूरिन के साथ क्या पास होगा, ग्लूकोज, और बहुत ज्यादा यूरिनेशन करने के कारण बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, जिसके कारण थर्स्ट सेंटर जो कहां पे प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में, वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड पर्सन को बार बार प्यास लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है। एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।